हमने कहा था कि आर्य का मतलब जो है नोबल कैरेक्टर से होगा या गुड कैरेक्टर से होगा। साथ ही साथ हमने कहा था कि ये मिड एशिया की तरफ से निकलते हुए नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस की ओर से बढ़ करके आर्यावर्त या भारत की तरफ पहुंचे थे। जो है आर्यीकरण तो इन्हीं ने ही किया है, इसलिए आर्यावर्त तो हम इनके ही द्वारा दिया गया नाम कहेंगे। ये कह सकते हैं कि भारत की तरफ इनका आगमन जो है उत्तर पश्चिम की तरफ से रहा। इसके बाद हमने इसमें कुछ चीजें और भी इनकी डिस्कस कर दी थी कि किस तरह से ये किस किस क्षेत्र से हो सकते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हमने कहा था, टेम्परेट जोन वगैरह भी कहा था, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिए थे। इस समय हम डिस्कस कर रहे थे कि आइडेंटिटी ऑफ आर्यंस कल्चर, मतलब आर्य सभ्यता की जो आइडेंटिटी थी, पहचान थी, वो क्या थी। और उसमें हमने ऋग्वेद और अवेस्ता वगैरह की बात की थी कि ऋग्वेद का समय 1500 बीसी के लगभग का माना जाता है, अवेस्ता जो है 1400 बीसी तक का है। इसके अलावा होमर की लिटरेचर की भी हमने बात की थी, जिसमें इलियड और ओडिसी वगैरह की हमने बात की थी, और जिसके बेस पर हमने कहा था कि जिस समय वैदिक सभ्यता यहाँ पर पहुंची है, उसके शुरुआती फेज में हमें कॉपर और ब्रांज के यहाँ पर एविडेंस मिलते थे, कॉपर और कांसे वगैरह के, तांबे और कांसे के प्रमाण मिलते हैं। एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री यहाँ पर फेमस थी, और मुख्य तौर पर आर्यों की यदि पहचान देखी जाती है तो वो एनिमल हस्बेंड्री से ज्यादा मानी जाती है, कृषि से जो है सेकेंडरी मानी जाती है। और दूसरी सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है इनकी लैंग्वेज को लेकर के, जिसमें हम इंडो यूरोपियन लैंग्वेज को रखते हैं। हिंद भारोपीय भाषा को एक आधार माना जाता है। सबसे पहले हम चलिए पहले उसके दौर की बात करते हैं जिस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ और आर्य सभ्यता का आगमन हुआ। आधार हमारे पास ऋग्वेद और अवेस्ता ही हैं, जंदावेस्ता। इलियड और ओडिसी हम ये दो और रख लेते हैं, जिनके बेस पर हम आर्यंस के बारे में अनुमान लगाते हैं। जंदावस्था का हमने कहा 1400 बीसी के लगभग का, ऋग्वेद को 1500 बीसी के लगभग तक का हमने लिंकअप किया। खेती और पशुपालन के बारे में बताया, लोहे के उपयोग वगैरह का। इनके अंतिम फेज में आते आते इन्होंने लोहे की खोज कर ली थी, किन्होंने? आर्यंस ने। और लोहे की खोज ने आर्यंस में काफी बड़ा ड्रामेटिक चेंज लाया, क्योंकि कंपैरेटिव टू कॉपर एंड ब्रांज, लोहा एक कठोर धातु थी, और कठोर धातु के द्वारा ये आसानी से किसी बड़े क्षेत्र की सफाई करना, कृषि में अच्छे अच्छे औजारों को डेवलप करना इनके लिए आसान हो गया। ऋग्वेद में यदि हम देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमें एक देवता का नाम मिलता है, जिसका नाम हमने इंद्र कहा था। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में भी हमने इंद्र को पतन के समय में बताया था। और इस ऋग्वेद में इंद्र के लिए दस्युहन शब्द का प्रयोग मिलता है। दस्युहन या फिर पुरंदर भी कहा गया है। पुरंदर क्यों कहा गया था वो हमने बताया कि पुरों को तोड़ने वाला, उसको पुरंदर कहा गया। और पुर किसको कहते थे? किलों को कहते थे। तो किलों को तोड़ने के कारण बस इंद्र को पुरंदर शब्द का नाम दिया गया। दस्युहन, दस्यु, दस्यु दास और दस्यु, ये दो शब्द के तौर पर हम देख रहे हैं, जिनको खास तौर पर ऋग्वेद में अनार्य के तौर पर स्थापित किया गया है। जो आर्य नहीं थे उनको दस्यु या दास या दस्यु के नाम दिया जाता था। दास और दस्युओं को डिस्प्लेस करने के कारण, बस उनका पतन करने के कारण, बस उनको हटाने के कारण, बस संभवतः इंद्र को दस्युहन की भी उपाधि दी गई है, दस्युहन भी कहा गया है। पुरंदर हम पहले ही कह चुके, पुरों को तोड़ने वाला। और पुरों के लिए भी ऋग्वेद में कई शब्द ऐसे मिलते हैं, जैसे कि उर्वी शब्द का एक मिलता है। उर्वी खासतौर पर चौड़े, जो काफी चौड़ाई वाला क्षेत्र, जो ब्रॉड ब्रेड्थ के लिए शब्द जो
ऋग्वेद में मिला है वो उर्वी मिला है। क्योंकि जो किले बनते थे वो पत्थरों द्वारा निर्मित होते थे, तो इसलिए उसके लिए भी हमें ऋग्वेद में एक शब्द मिलता है अस्ममयी। अस्ममयी मतलब पाषाण निर्मित, पत्थरों से निर्मित, स्टोन निर्मित। कुछ हद तक जो है कॉपर वगैरह, ब्रॉन्ज वगैरह भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग किलों के निर्माण में वो यूज करते थे। और इस मेटल के लिए ऋग्वेद में एक शब्द मिलता है आयसी। आयसी, आयसी, असमयी, उर्वी, ये सारे शब्द मिलते हैं। कच्ची ईंटों के लिए ऋग्वेद में उपयोग किया गया है आमा। आमा मतलब कच्ची ईंटों के लिए उसको कहा गया है। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो किले हैं वो काफी बड़ी बड़ी दीवारें होती थी, और उसके लिए एक शब्द मिलता है शतभुजी, 100 भुजाओं वाली। इस तरह की बिल्डिंग्स का जो डिस्क्रिप्शन जो है या डिस्क्रिप्शन हमें ऋग्वेद में मिल रहा है, चाहे वो उर्वी, अस्मयी, आयसी, शतभुजी या आमा जैसे शब्द यूज किए गए हैं, वो किसी किले को परिभाषित करने के लिए कहे गए हैं। और ऐसे किलों को ही कहा गया है ऋग्वेद में कि इस तरह की विशेषता वाले जो किले थे उनको तोड़ने का काम इस पुरंदर ने किया था, इंद्र ने किया था। इसलिए हम ये मानते हैं कि संभवतः इंद्र जो है इनके कोई देवता रहे होंगे या कोई शासक रहे होंगे जिन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन किया होगा। इसी तरह से ऋग्वेद में एक और भी वर्ड मिलता है जो दास दस्युओं के लिए यूज किए गए हैं, अकर्मण। अकर्मण, अदेवहु, अयज्वन, अन्यव्रत, मृदवाक, अब्रह्मण, अव्रत एंड शिष्णदेवा। ये 7-8 शब्द जो है ये दास दस्युओं के लिए यूज किया गया है। अकर्मण यदि हमने कहा तो अकर्मण का मतलब यह है कि जो पर्सन या जो लोग वैदिक कर्मकांड में विश्वास नहीं करते थे। अदेवहु का मतलब यह है जो वैदिक देवताओं में विश्वास नहीं करते थे। अयज्वन का मतलब यह है जो यज्ञ इत्यादि में विश्वास नहीं करते थे। अन्य व्रत का मतलब यह है जो वैदिकेतर व्रत में विश्वास करते थे, मतलब वैदिक जो व्रत होते थे उससे हट करके जो है अन्य व्रत में विश्वास करते थे। मृदवाक मतलब अपरिचित भाषा बोलने वाले, जो आर्य भाषा नहीं बोलते थे वो लोग जो है मृदवाक के तौर पर। अब्रह्मण जो श्रद्धा एवं विश्वास से रहित थे, जो वैदिक श्रद्धा और वैदिक विश्वास नहीं रखते थे। अव्रत जो वैदिक व्रतों में विश्वास नहीं रखते थे या उससे रहित थे जो है। और एक वर्ड यूज किया गया है शिष्णदेवाह, जो लिंग की पूजा किया करते थे, जिसको फेलिज्म के तौर पर हमने पहले कहा था। उस तरह के एविडेंस या इस तरह के शब्द हमें ऋग्वेद में प्रयोग किए गए हैं। और किसके लिए किए गए हैं? दास और दस्युओं के लिए। और संभवतः इनका संबंध सिंधु घाटी सभ्यता के साथ जोड़ा जा सकता है, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि जिनको डिस्प्लेस किया किन्होंने किया? इंद्र ने किया। ये सारी चीजें जो है लिंकअप मिलते हैं इनके। इसी के साथ साथ हम और भी कहना चाहें तो जो हमने अभी लिंकअप किया था कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की भी एक अलग स्पेशलिटी थी, मतलब भारत यूरोपीय भाषा। जिनकी शब्दों का लिंकअप हम यदि करना चाहें तो आज के वर्तमान में भी हम लिंकअप कर सकते हैं। संस्कृत, पर्शियन, लैटिन, ग्रीक, गोथिक, ये जितनी भी लैंग्वेज हैं ये कई एक दूसरे से लिंकअप है। इनके शब्द जो है एक दूसरे से लिंकअप है। इनके शब्दों की उत्पत्ति यही माना जाता है कि संभवतः इनके सभी शब्दों की उत्पत्ति इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से हुई है। और इस भारत यूरोपीय भाषा को बोलने वाले लोग अल्प्स के पूरब, अल्प्स माउंटेन के पूरब साइड में रहते थे, जिसको हम यूरेशिया के तौर पर कह सकते हैं। एशिया और यूरोप का मिश्रित भाग जो है वो यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। ये खास तौर पर जो है इनके डिफरेंसेस दिखता है। अब हम आते हैं
इनकी आइडेंटिटी से रिलेटेड जो हमने अभी कैरेक्टर्स कहे थे कि चाहे उसमें रथ की बात करें, चाहे भाषा की बात करें, चाहे पशु बलि की बात करें, इन सब की बात करें। और इसमें हम सबसे पहले अब इंडो यूरोपियन लैंग्वेज को ही ले लेते हैं कि भारत यूरोपीय भाषा की ओरिजिन के तौर पर यदि हम देखा जाए तो इसको मध्य यूरोप या मध्य यूरेशिया के बीच में हम कह सकते हैं कि मध्य यूरेशिया के क्षेत्र में भारत यूरोपीय भाषा बोली जाती थी, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के तौर पर कहते थे। और ये दो हिस्सों में बढ़ती है, एक ईस्टर्न और वेस्टर्न। एक इसकी पूर्वी भाषा का क्षेत्र होता है, दूसरा पश्चिमी। जो पूर्वी भाषा का क्षेत्र था, लगभग 4500 बीसी के लगभग इनका मूवमेंट होता है किधर? ईरान की तरफ। ईरान की तरफ हमें इनकी एक ब्रांच जो है, ईस्टर्न ब्रांच जो है, वो रिलेट की जाती है इंडो ईरानियन से, जो है मतलब भारत ईरानी जो है लैंग्वेज के साथ उसको लिंक अप कर लेता है। और वही इंडो यूरानियन ईरानियन जो लैंग्वेज है, इसमें यदि हम ईरानी वंश की जो डिस्क्रिप्शंस के जो इंस्क्रिप्शन वगैरह मिले हैं, जिसको पटिया कहा जाता था, पटियों पर जो है उस समय के राजाओं के और उनके सबके नाम लिखे होते थे, वो सारी चीजें जो है उसमें हमें नाम जो है वो सिमिलर से देखने को मिलते हैं, जिसमें खासतौर पर दो नाम है, एक अरिशेन और सोमसेन। ये दो नाम खासतौर पर मिलते हैं, जिनका लिंकअप हम दूसरी शाखा के साथ जोड़ सकते हैं। दूसरी शाखा कौन सी है? जो वेस्टर्न शाखा है। और यही जो ईस्टर्न शाखा थी, उनको जो है हम भारत में आर्यों के साथ जोड़ सकते हैं। और आप जानते हैं कि ऋग्वेद में जो 10 मंडल दिए गए हैं, उनकी जो डिस्क्रिप्शंस है वो कहीं ना कहीं जो है ये ईस्टर्न ब्रांच ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज उससे लिंक अप होती है। ऋग्वेद में जो देवताओं के नाम मिलते हैं, इंद्र, मित्र, वरुण और अग्नि, इस तरह के डिस्क्रिप्शन हमें ऋग्वेद में मिलते हैं। और सेम इसी तरह के डिस्क्रिप्शंस उस समय के हमें इंस्क्रिप्शन बोगज कोई इंस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाता है, बोगज कोई अभिलेख में भी देखने को मिलता है। उसमें बस ये है इंद्र, मित्र, वरुण और नाशात्य वगैरह का उल्लेख किया गया, बस एक देवता का नाम लिखा, लेकिन सिमिट्री है। 3 देवताओं के नाम तो बिल्कुल हूबहू उसी तरह से देखने को मिलता है। इसलिए भी हम भारतीय आर्यों का संबंध ईरानियन से रहा है। और ईरानियों की तरफ से, चूंकि ईरान में हमें पहले मिल रहा है, यहां पर बाद में मिल रहा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ईरान की तरफ से मूवमेंट जो है इनका इधर रहा होगा, यहां से वहां जाने का एविडेंस नहीं दिखता। ये चीज हमें स्पष्ट तौर पर यहां पर इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से दिख रही है। इसके अलावा यदि हम देखें तो हम एक चीज और भी कह सकते हैं, अनातोलिया का जो रीजन है, अनातोलिया के रीजन में भी हमें इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के डेवलपमेंट का उदाहरण मिल जाते हैं। अनातोलिया में हमें जो भी मिले हैं, उस समय की जो भी काकेकस क्षेत्र की जो भाषा वगैरह यूज की गई है, वहां की जो भाषा है और आर्यंस की जो भाषा है, ये एक दूसरे सिमेट्रिक। और इनकी सिमेट्री हमें कास्की इंस्क्रिप्शन और मिताली इंस्क्रिप्शन और खत्ती इंस्क्रिप्शन, इन तीनों में दिखती है। यदि कास्की इंस्क्रिप्शंस की बात करें तो वो लगभग 1600 बीसी के लगभग का है। मिताली इंस्क्रिप्शन की बात करें तो वो 1400 के लगभग का है, कास्की और मिताली। और लगभग इसी के समय का हत्ती भी हमें मिल जाता है। ये तीनों इंस्क्रिप्शंस में जो लैंग्वेज यूज की गई है, जो इसमें देवताओं के नाम यूज किए गए हैं, काफी कुछ शब्दों की सिमेट्री हमें ऋग्वेद के साथ देखने को मिल जाती है। जिस तरह की भाषा जो है ऋग्वेद में यूज की गई है, उसी तरह के इन अभिलेखों में भी यूज किए गए हैं, जिसके आधार पर हम ये अनुमान लगाते हैं कि संभवतः ये भारूपीय भाषा
इंडो ईरानियन भाषा, इंडो यूरोपियन भाषा और आर्यंस की भाषा, ये सारी जो है ईस्टर्न, वेस्टर्न और ये सारे एक दूसरे से लिंक अप थे। आप यहां स्लाइड में देख रहे होंगे, ये कैस्पियन सी का रीजन, ये अनातोलिया का रीजन, और प्रोबेबली जो ये क्षेत्र दिखाया गया है कैस्पियन सी के पश्चिम का क्षेत्र, यहां पर हम प्रोबेबली इनका जो ओरिजिन मानते हैं कि आर्यंस का संभवतः इधर ओरिजिन था। ये ईरान का रीजन, यहां से इन्होंने ये जो भाषा का रीजन था, एक भाषा का रीजन जो है ये पूरब की तरफ ईरान की तरफ मूवमेंट हुआ, और यही से एक मूव करके जो है ये इंडिया की तरफ, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान के क्षेत्र की तरफ से था। कुछ हिस्टोरियंस का यही कहना है कि यहां से कुछ एक जो है, एक ब्रांच जो है वो पश्चिम की ओर चली गई। आप देख रहे होंगे ब्लॉक सी इधर के पास में जो है, और ये मिड यूरोप, एशिया की तरफ। इस तरह से इनका एक मूवमेंट सा हमें भाषा के आधार पर जो इनका मूवमेंट दिख रहा है उसके तौर पर हम कहते हैं। अच्छा, इस समय के जो डिस्क्रिप्शंस हैं, जो भी हमें अवशेष मिले हैं यहाँ के क्षेत्र में, जो भी कुछ, हम ये कह सकते हैं कि इस रीजन में खासतौर पर खेती वगैरह के प्रमाण जो है, सबसे पहले जो है नेतुफियन क्षेत्र के अंतर्गत हमें खेती के करने के एविडेंस लगभग 10,000 BC के लगभग मिल जाते हैं। नेतुफियन, जिसको फिलिस्तीन के साथ जोड़ा जा सकता है, वहां पर खेती 10,000 BC के लगभग खूब प्रचलित थी। लगभग 7,000 BC के लगभग तो बड़ी अच्छी तरह से ये लोग जो है बखूबी जो है खेती करना जान चुके थे जो, और यहां से ही जो है आगे चल करके जो है, जब इस रीजन में इनको खेती का था, यहां से बढ़ करके आगे ये बलूचिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र में पहुंचे, और वहां पर भी इन्होंने खेती से करना आरंभ किया। और ये लगभग 3,000-4,000 BC के लगभग की बात। हमने अभी कहा था ना कि कई चीजें आपको ऐसी लिंकअप दिखेंगी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो समय है उसके पैरेलल में वहां पर दिख रही है, लेकिन डिफरेंस ये दोनों में है तो सिर्फ एक चीज है कि जो सेटलमेंट हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का मिल जाता है, उस तरह का सेटलमेंट हमें उसका नहीं मिलता है। वहां के हमें ये मिलते हैं तो सिर्फ ऐसे ही अवशेष मिल रहे हैं, खेती के एविडेंस मिल जा रहे हैं, लेकिन सेटलमेंट क्या था वो नहीं पता है। जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन का हमें प्रॉपर जो है नगरों के इस्टेब्लिशमेंट का एविडेंस मिला है, इसलिए हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को फर्स्ट टाउनशिप सिविलाइजेशन का नाम दिया है हमने उसको। अदरवाइज आपका क्वेश्चन एक ही राइज हो सकता है कि फिर तो ये 3,000, 4,000, 5,000, 7,000 पहले वहां खेती कर रहे थे, तो उनके अंदर भी तो नगर हो चुके होंगे, लेकिन नगर के हमें एविडेंस नहीं मिले हैं, इसलिए हम उसको फर्स्ट टाउनशिप सिविलाइजेशन कहते हैं। और दूसरा, इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया का पहला नगर की बात करते हैं। इस तरह के नगर और जगह पर मेसोपोटामिया वगैरह में उस समय हमने कंपैरेटिव में कहा था, लेकिन वो उस तरह के डेवलप नहीं दिखे थे जिस तरह के यहाँ पर थे। लेकिन हाँ, मेसोपोटामिया के रीजन में ये जरूर है कि हाँ, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का मूवमेंट हमें दिखता है, उस तरह की भाषा के वहां पर भी हमें एविडेंस दिख जाते हैं। ये हमारा भाषाई आधार पर जो है एक एविडेंस के तौर पर कह सकते हैं। दूसरा, यदि अब हम एक एक करके वहीं पर आते हैं, घोड़ों की बात कर लेते हैं। आर्यों की पहचान में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है घोड़ों का रखा जाता है। घोड़े जो है विशेष तौर पर हमें एक एविडेंस के तौर पर आर्यों की पहचान बताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इंडो यूरोपियन लोगों की प्रारंभिक जीवन शैली में घोड़ों का इंपॉर्टेंस था, जबकि भारत के क्षेत्रों में घोड़ों का इंपॉर्टेंस हमें उस तरह का नहीं दिखता। भारत के क्षेत्रों में किसके साथ हम लिंकअप करते हैं? खासतौर पर वही सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, या फिर हम कह लें कि मिडिल इंडिया की तरफ यदि हम कहें, उस समय की जो मध्य भारत का क्षेत्र रहा होगा, जो वर्तमान भारत का दक्षिण भारत और इस तरह का क्षेत्र कह लें, तो उसमें हम कह सकते हैं द्रविड्स की बात कर सकते हैं। द्रविडियंस जो थे जो है, उनमें इस तरह के हमें एविडेंस नहीं मिलते जो इस तरह के घोड़ों का उपयोग करते रहे। हमें यहां तक भी देखने को मिलता है ऋग्वेद वगैरह में, जंदावस्था में तो लगभग 50 तरह के जो है 50 जगहों पर जो है घोड़ों के बारे में उल्लेख किया गया। रथ शब्द का प्रयोग किया गया है 30 जगह पर।
रथ और घोड़े इस तरह से जो अवस्था में यूज किया गया है और वैदिक काल के लिटरेचर में हमें जो देखने को मिलता है, उसके बेस पर यह हम अनुमान लगाते हैं कि संभवतः ये लोग जो है घोड़े से परिचित थे। कौन? आर्यंस। और ये जो डिस्क्रिप्शंस जो ज्योग्राफिकल हमें मिल रहा है वो हमें इंडो ईरानियन रीजन में मिलता है, ईरानी क्षेत्र की तरफ देखने को मिला है, बेबीलोनिया की ओर हमें देखने को मिला है। और उस तरफ से हम इसको लिंकअप कर लेते हैं कि संभवतः ये लोग जो है घोड़े से परिचित थे। कौन? आर्यंस। जबकि भारत के लोग नहीं थे उस समय, तत्कालीन भारत के लोग कह रहे। ऋग्वेद के एविडेंस पर हम आए तो ऋग्वेद में भी घोड़े का 215 बार उल्लेख किया गया है। इसी के साथ साथ यदि हम देखें तो दो और भी, गाय और बैल, इसका भी उपयोग किया गया है। गायों का उपयोग जो है लगभग 176 बार यूज किया गया है, जबकि बैल का उपयोग 170 बार यूज किया गया, 176 एंड 170 टाइम्स। इससे यह स्पष्ट होता है कि इनके दैनिक जीवन में गाय और बैलों का इंपॉर्टेंस था, और दूसरा घोड़ों का एविडेंस जो मिल रहा है उससे हम कह सकते हैं घोड़ों का इंपॉर्टेंस था। ये 3 जानवर की तो बात हम कर सकते हैं। और आमतौर पर जो है जो एनिमल हस्बेंड्री में लगे होते थे, आम जनजीवन, जो आम जनजीवन के लोग थे, जो जनसाधारण के लोग थे, जो गोपालक के तौर पर कह सकते थे, जिसको हम पशुपालक के तौर पर कह सकते थे, हमें यहाँ के जो डिस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इन पशुपालकों पर एक क्लास का वर्चस्व था, और वो क्लास था कौन सा? अश्वधारक, जो घोड़ों में इंपॉर्टेंस रखते थे। जिसके पास घोड़े ज्यादा होते थे वो पशुपालकों पर अपना वर्चस्व रखते थे। जिस तरह से हमने कहा कि गाय, बैल और घोड़े से ये लोग परिचित थे, लेकिन एक चीज और हमें दिखता है, इनमें किसी भी तरह का हमें उनके बारे में जानकारी नहीं मिलती। किसके? गैंडे के बारे में, बाघ के बारे में, हाथी के बारे में इस मात्रा में नहीं मिलती, हाथी के बारे में। लेकिन गैंडे और बाघ तो स्पष्ट तौर पर, भैंस के बारे में, राइनोसेरस, इन सब के बारे में। और जिसके बारे में कौन परिचित थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, जिसको हमने कहा था कि सिंधु सभ्यता में पशुपति की जो योगी की सील मिली है उसमें लेफ्ट और वेस्ट में इस तरह से हैं, हिरन वगैरह हैं, ये चीजें। उस तरह के गैंडे और बाघ का डिस्क्रिप्शंस हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद का जो ये वैदिक एज आता है इसमें हमें उस तरह से नहीं मिलता जिस तरह से गाय, बैल और घोड़ों का डिस्क्रिप्शन देखने को मिला है। इसलिए हम इनको कह लेते हैं कि ये संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता से डिफर थे। ऋग्वेद में 2 सूक्त ऐसे मिलते हैं जो पूरी तरह से घोड़ों को समर्पित हैं। 2 सूक्त हैं जो पूरी तरह से घोड़े को समर्पित हैं, घोड़े के लिए जो है उसमें रखा गया है। और उन सूक्तों में है क्या? आम जन के द्वारा घोड़ों को प्राप्त करने की लिए प्रार्थना की गई है कि किस तरह से घोड़े प्राप्त किए जा सकते हैं। उसके लिए प्रार्थना का वर्णन जो है हमें इसमें देखने को मिलता है। अवस्था जो मिलता है उसमें भी हमें इसी तरह के पशुधन के संरक्षण के बारे में जो है प्रार्थना करने का प्रमाण वहां पर भी मिलता है। अवस्था लिटरेचर आप जानते हैं ईरान के क्षेत्र में, और ऋग्वेद को हम अपना भारतीय क्षेत्र से संबंधित मान लेते हैं, आर्यों के साथ लिंकअप करते हैं। दोनों में जो है हमें इस तरह से दिखता है। ऋग्वेद में भी जो है पशुधन के संरक्षण के लिए, घोड़े के संरक्षण के लिए जो है 2 शुभ दिए गए हैं, और इसी तरह से अवस्था में भी देखने को मिल जाता है। अवस्था में एक मित्र देवता का उल्लेख मिलता है। मित्र देवता को यह माना जाता है कि वो तीव्र गति के घोड़े पर सवार होते थे, घोड़ा उनका जो है साधन हुआ करता था, इस तरह का उल्लेख दिखता है। और इसी तरह का उल्लेख जो है ऋग्वेद में सवित्र देवता के लिए मिलता है। गायत्री मंत्र आप जानते हैं जिसको ऋग्वेद के 3रे मंडल में दिया गया है। उस सवित्र मतलब सूर्य के देवता
सूर्य देवता के लिए भी रथ का उल्लेख देखने को मिलता है, और उसमें कहा गया है, ऋग्वेद में मेंशन किया गया है कि सूर्य तीव्र गति से चलने वाले घोड़ों पर सवार हैं। इस तरह का डिस्क्रिप्शन जो है, मित्र देवता उधर और इधर सूर्य देवता, ये जो लिंकअप दिखता है वो कहीं ना कहीं ईरानियन रीजन से आर्यों को जोड़ता है। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा एक और भी हम एग्जांपल लेते हैं। आगे जो भारत में मूर्तिकला विकसित हुई, उस मूर्तिकला में भी सूर्य के मतलब सूर्य का जो वाहन के तौर पर भी, जो मंदिर वगैरह आप चाहे कोणार्क टेम्पल वगैरह की बात करें तो वहां पर भी रथ और घोड़े वगैरह के एविडेंस देखने को मिल जाता है। और ऋग्वैदिक देवताओं के समय में आप ये देखेंगे तो अधिकांश देवताओं के वाहन जो है घुड़सवार हुए, घोड़े पर सवार होकर के जो है मूवमेंट उनका दिखता है। और जबकि घोड़ों से हमने पहले ही कहा कि भारत के लोग इतने परिचित नहीं थे, और वो परिचित थे भी तो कौन थे? ईरानियन रीजन के लोग या मध्य एशिया के लोग, और उस तरह के ऋग्वैदिक देवताओं में भी हमें दिखने लगे जो है। इसलिए भी हम इनको लिंकअप कर लेते हैं कि शायद भारत जो है आर्यावर्त बाद में बना, पहले यहां पर कोई और सभ्यताएं इस तरह से। और भी हम एग्जांपल लेते हैं। एक अपात नहीं, अपाम और नपात, इस तरह का उल्लेख मिलता है। अपाम नपात अवस्था में इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है। अपाम नपात जो अवस्था में हमें देखने को मिले हैं, उसकी तुलना भी सूर्य के साथ की जाती है। उनको भी जो है इसी तरह से स्थापित करने की अवस्था में कोशिश की गई है। उनको भी कहा गया है कि अवस्था में जो है तेज घोड़े पर स्थापित हुए अपाम नपात देवता की उल्लेख किया गया है, जिससे हम ये लिंक अप करते हैं कि आर्यंस और ईरानी ये एक दूसरे से लिंक अप थे। यही नहीं जो है, आगे और भी आप आए। ईरानी धर्म में ईरानियन रिलीजन के जो प्रवर्तक हैं जरथुस्त्र, उनके द्वारा युवा राजा जो रिसेंट में जो राजा की सत्ता पर स्थापित हुए थे, उनका नाम था विस्तास्प। विस्तास्प को आशीर्वाद देते हुए दिखाया गया है। और विस्तास्प को क्या आशीर्वाद देते हुए दिखाया गया है? युवा राजा को तेज घोड़े और शक्तिशाली पुत्र प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया गया है। उसको कहा गया है कि आपको तेज घोड़े प्राप्त हो और शक्तिशाली पुत्र प्राप्त हो। इस तरह का आशीर्वाद जो है जरथुस्त्र द्वारा जो है युवा राजा को देते हुए मेंशन किया गया है अवस्था में। यहां पर हमने कहा शक्तिशाली पुत्र जो है वो तो चलिए सेकेंडरी बात है, लेकिन शुरुआत में हमने कहा तेज घोड़े प्राप्त करने की बात, इंपॉर्टेंस यहां पर भी हमें दिखता है घोड़ों का ज्यादा होगा। अश्व, घोड़ों का इंपॉर्टेंस यहां पर भी जो है, आशीर्वाद भी दिया जाता था तो भी उसमें कहा जाता था कि घोड़े प्राप्त। लोग पूजा अर्चना करते थे, कई जगह पर जो है ऋग्वेद और अवस्था वगैरह में दिख जाता है कि लोग पूजा अर्चना करते थे तो उसमें भी कामना करते थे कि हमें 1000 घोड़े प्राप्त। और ये घोड़ों का इंपॉर्टेंस यहां तक दिखता है कि उस समय के जो राजा, जो सेनापति, जो वॉरियर्स होते थे, युद्ध सैनिक होते थे, उनके नाम में भी जो है इस तरह के, आप यदि छंद विकसित करेंगे तो उसमें जो है हमें अश्व की झलक दिखने लगती है। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सा जरथुस्त्र की बात करें, जरथुस्त्र के जो पिता थे उनका ही नाम जो है पोरशास्प था, जो पोरशास्प। इसी समय के दूसरे यदि राजाओं की बात करें जैसे कि कुरेशास्प, गुस्तास्प, गमास्प, ये 4 राजाओं के नाम जो है हमें अवस्था में देखने को मिल जाता है। सभी के अंदर लास्ट में जो है, अंत में जो है आस्प लगा हुआ है। ये आस्प का संबंध अश्व से जोड़ा लगा हुआ है। मतलब घोड़ों का इतना महत्व होता था, लोग उसको अपने नाम के साथ भी जोड़ते थे, एक टाइटल के तौर पर भी लोग जोड़ते। और ये इंपॉर्टेंस इतना तक बढ़ गया
कि ऋग वैदिक काल के लिंकअप में जो हम अवेस्ता को जोड़ते हैं ईरान में, यहां तक कि ईरान में यदि कोई अपराध करता था तो उसको सजा देने का जो प्रावधान किया गया, तो सजा देने वाला जो कोड़ा होता था उसके लिए एक अलग शब्द यूज किया गया, उसका नाम था अस्फेयास्त्र। अस्फेयास्त्र कोड़ों के लिए यूज किया जाता था। ये सारी स्पेशलिटी जो है अश्व की हमें इस दौर में देखने को मिल जाती है। अभी तक हमने घोड़े का जो इंपॉर्टेंस कहा था वो ऋग्वेद और अवेस्ता में कहा। इसी तरह से हमने एक और भी लिटरेचर अभी आपको बताया था, कौन सा? होमर का जो मिलता है, इलियड और ओडिसी, इसमें भी घोड़ों के इंपॉर्टेंस पर जोर दिया गया है, घोड़ों के महत्व को दर्शाया गया है। वहां पर भी जो है इक्वेरी जैसे शब्द मिलते हैं। इक्वेरी या एक पद होता था जो घोड़ों के सरदार होता था, उसके लिए जो है यूज किया गया है इक्वेरी। ये हमारे लिटरेचर सोर्स हैं जो लिंक किससे कर रहे हैं? घोड़ों के साथ, जो लिटरेचर में मिला। चलिए लिटरेचर को हटा करके अब हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स पर आते हैं। घोड़ों का यदि हम सबसे ओल्डेस्ट आर्कियोलॉजिकल यदि सोर्स पाते हैं तो वो कहां मिलता है हमें? मिड एशिया में। मिड एशिया में नीपर और वोल्वा नदी के पास का क्षेत्र जो हुआ करता था, वहां पर सबसे पहले जो है घोड़ों का एविडेंस हमें मिला है, और लगभग ये एविडेंस है 4000 बीसी के आसपास के, 4000 बीसी के आसपास हमें वहां पर मिला है। कुछ और भी हम उसी रीजन में देखें, यूराल के रीजन में यदि हम आ जाएं, यदि यूराल का रीजन कहें तो वहां पर भी हमें लगभग 4000 5000 बीसी के लगभग तक की घोड़े की अस्थियों के एविडेंस देखने को मिल जाता है, जबकि उस समय के हमें कोई भी एविडेंस भारत में नहीं मिलते घोड़े। इसके बाद में 4-5 हजार बीसी के लगभग जो भी हमें यूराल में मिला, या फिर वोल्वा नदी या फिर नीपर नदी के क्षेत्र में जो हमें मिले, उसके बाद हमें ये देखने को मिलते हैं तो ब्लैक सी के आसपास भी घोड़े की अस्थियों के एविडेंस मिलते हैं, लगभग 3000 बीसी के आसपास। और इसी 3000 बीसी के पास में ही हमें दो रीजन और, अनातोलिया और साइबेरिया, इस रीजन में भी हमें उसी तरह के एविडेंस मिलने शुरू हुए, अनातोलिया और साइबेरिया के रीजन। और इसके बाद तीसरी सहस्राब्दी के बाद ही जो है, जस्ट उसके बाद एलम की एक जो हमें लिपि मिलती है, एलम की लिपि में हमें इसके एविडेंस देखने को मिलने शुरू हो जाते हैं। किस चीज के? घोड़े की अस्थियों के एविडेंस हमें ईरान के क्षेत्र में भी दिखने लगते हैं। एलम में जो हमें सील मिलती है उसमें हमें सबसे पहले जो है घोड़े के प्रमाण देखने को मिले। तीसरी सहस्राब्दी में ही घोड़े के एविडेंस हमें अफगानिस्तान के मुंडीगाक और ईरान के स्याल्क क्षेत्र में भी हमें घोड़े के एविडेंस मिले। हमारा ये सब टाइम ड्यूरेशन यदि आप थोड़ा सा देखेंगे तो आप स्पष्ट तौर पर समझ सकेंगे, जहां पर शुरुआती रीजन में हमने नीपर और वोल्गा रिवर के पास में हमने कहा था कि वोल्गा रिवर की तरफ जो है जो रीजन था वहां से मिलना शुरू हुआ, उसके बाद ब्लैक सी की तरफ मिला, फिर उसके बाद ईरान और अफगानिस्तान की तरफ मिलना शुरू हुआ 3000 बीसी तक आते आते। और मतलब वहां पर जो घोड़ों का जो एविडेंस के प्रसार है वो इस रीजन से, जो अलातोरिया और इसके पास का जो प्रोबेबल क्षेत्र हमने कैस्पियन सी के बगल का जो बताया, कि यहां से धीरे धीरे स्प्रेड होकर के इधर के रीजन में हमें बाद में मिलने शुरू हुए। ये इनके प्रसार का एक ऑर्डर दिखाता है कि मतलब ये इस तरफ से बढ़ते हुए यहां से इस तरफ पहुंचे। किस तरफ? सिंधु घाटी और बलूचिस्तान के क्षेत्र की तरफ। ये था घोड़ों का।
नेक्स्ट आते हैं रथ की बात करते हैं। रथों का प्रयोग भी अवेस्ता और होमर की जो लिटरेचर है इन दोनों में देखने को मिला। ऋग्वेद तो है ही है, ऋग्वेद में तो आप स्पष्ट तौर पर रथ वगैरह मिलता है, लेकिन अवेस्ता और होमर के लिटरेचर के साथ हम लिंकअप कर रहे हैं ऋग्वेद को, इसलिए जो है हम कह रहे हैं कि दोनों की जो है सिमिट्री देखने को मिलती है। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में भी रथ का जो यूरोपियन लैंग्वेज में है, इंडो यूरोपियन भाषा में रथ के लिए भी जो है दो तरह के शब्दों का प्रयोग मिलता है। रथों से प्रयुक्त की जाने वाली जो वर्डिंग्स हैं वो भी हमें देखने को मिलती हैं। किस तरह से? जैसे जोत, धुरी, धुरी मतलब जो एक्सिस होगा, धुरी हो गया, जोत हो गया, नाभि हो गया, इस तरह से। इस अवस्था वगैरह में हमें घोड़ों को रथ में जोतने का एविडेंस मिलता है, उसमें लगाने का जो है किस तरह से उनको लगाया जाता था, इस तरह का डिस्क्रिप्शंस हमें अवस्था में देखने को मिलता है और ऋग्वेद में तो मिलता ही मिलता है। इसी तरह से चौथी सहस्राब्दी के लगभग 4000 बीसी के लगभग हमें 3 पहिए वाले जो है रथों का भी एविडेंस देखने को मिला है। और रथों का इतना इंपॉर्टेंस था कि मितानी शासकों का खास तौर पर यह माना जाता है कि मितानी शासक 1400 बीसी के लगभग जो है रथों का उपयोग किया करते थे। और इन रथों को प्राप्त करने में वो लोग अपना वर्चस्व भी मानते थे, अपने का जो है अलग एक पहचान मानते थे कि संभवतः इनकी अलग पहचान, और उनको उसी हिसाब से टाइटल भी दी जाती थी, जैसे कि दौड़ते रथों का स्वामित्व या फिर रथों का समान कर, रथों के समान जो है, इस तरह के कई जो है मतलब रथों से कंपेरेटिव जो है टाइटल्स हमें उस समय देखने को मिलती है। और इसी मितानी शासकों में एक राजा का नाम और भी मिलता है जिसको आप पौराणिक जोड़ सकते हैं, लेकिन वो पौराणिक है नहीं, जो है मितानी शासक का नाम है दशरथ। जो 10 रथों का मालिक रहा हो उसको दशरथ के तौर पर इसमें कहा गया है मितानी शासक। हाँ, इस समय तक जो हमें मिले हैं 2000 बीसी तक के, ये घटनाक्रम जो है लगभग 2000 बीसी तक की है, और 2000 बीसी तक के जो हमें रथ मिले हैं उसमें आरे वाले रथ का एविडेंस नहीं मिलता, जो व्हील के साथ में आरे लगाए जाते थे उस तरह के हमें। तो रथ वाले पहिए अपना अलग एक जो है हमने कहा कि उसकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो कहीं ना कहीं लिंक जो है उस समय के फेज के हिसाब से देखा जाए तो वो इस तरफ से बढ़ करके किस तरह से पहुंचे 2000 बीसी के लगभग, जो हम कहते हैं कि काकेकस के रीजन में हुआ करते थे हिसार, नॉर्थ ईस्ट ईरान की तरफ जो था, वो धीरे धीरे स्प्रेड होकर के अफगानिस्तान और इधर पामीर नॉर्थ की तरफ जो है स्प्रेड हुए और यहां तक पहुंचे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं, भारतीय उपमहादेश में घोड़े के अवशेष। भारत में जो है हॉर्स के जो एविडेंस है इंडिया सब कॉन्टिनेंट में जो है किस तरह से, सबसे पहला हम आपसे पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पर हमें घोड़े के शुरुआती एविडेंस तो कुछ मिले नहीं थे, और मिले भी थे तो कब मिले थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिले, और वो भी हमने सिर्फ एक साइट बताई थी, उसका नाम था सुरकोतड़ा। सुरकोतड़ा में सबसे पहले हमें घोड़े की अस्थियों के एविडेंस मिले थे। बलूचिस्तान के रीजन में हमें सबसे पहले घोड़े की अस्थियों के एविडेंस मिले, लेकिन इतनी बहुतायत में नहीं मिले हैं कि जिसके तौर पर हम कह लें कि भारतीय लोग घोड़े से परिचित। हाँ, उसके बाद धीरे धीरे जैसे बढ़ते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होता है 1800, 1300, 1400 बीसी के तक आते आते इस तरह के घोड़े के एविडेंस हमें फिर स्वात घाटी वगैरह में देखने को मिलने शुरू हो जाते हैं। हम ये मान लेते हैं कि इसके मतलब धीरे धीरे आर्यीकरण भारत का होना शुरू हो गया होगा और इस तरह से यहाँ पर घोड़े की अस्थियां मिलनी शुरू हो। इसके अलावा हमें कहीं पर भी जो है भारत में घोड़े के एविडेंस नहीं। ये तो हुआ अश्व से रिलेटेड जो हमारे आर्यंस के साथ में लिंकअप कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं दाह संस्कार। अभी हम जितनी भी इनके जो
बेसिक नेचर्स हैं आर्यंस के, जिस जिस चीजों से हमने लिंकअप किया वो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। चाहे हमने घोड़े की बात को डिस्कस किया, चाहे रथों की बात को डिस्कस किया, चाहे आर्य युक्त उसकी बात की, व्हील की बात की, या फिर हमने भारत में घोड़ों की बात की। अब आर्यों की स्पेशलिटी किसमें थी? दाह संस्कार में, फ्यूमरल्स में। हमने पहले बताया था भारत में सिंधु घाटी सभ्यता में खास तौर पर जो अंतिम संस्कार का विधान था उसमें अधिकतम किसका था? अधिकतर जो है वो शव को दफनाते थे, जलाने की एविडेंस बहुत कम मिले। जो अस्थियां जली हुई हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिली भी हैं, तो वो हम कह सकते हैं लेटर इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिली है। मतलब जो है अंतिम फेज में हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, और जिसको हम लिंकअप ये कर लेते हैं कि संभवतः इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग दूसरे किसी के लिंक में आए होंगे, तब उन्होंने इस प्रथा से परिचित हुए होंगे और उसके बाद उन्होंने शायद ये भी कल्चर में अपने अडॉप्ट किया। क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें तीनों तरह से अंतिम संस्कार की विधियां मिल जाती है। फ्यूनरल्स भी मिलती है हमें, दाह संस्कार के भी मिलते हैं, बरियल्स भी मिलते हैं, पार्शियल बरियल्स भी मिलते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो मिलते हैं वो हमें बरियल्स जो है शवदाह के ही मिलता है। तो इस तरह से हम ये कह लेते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो शव को दफनाने की प्रथा थी वो वैदिक सभ्यता के दाह संस्कार की प्रथा से डिफर थी, और ये दाह संस्कार की प्रथा आर्यंस की थी। और यह दाह संस्कार की प्रथा इस समय यदि हम देखें तो भारत में प्रचलित नहीं थी, जबकि प्रचलित यूरोपियन या फिर मिड यूरोप और या मिड यूरेशिया के रीजन में हम कह सकते हैं, जहां पर हमने इनकी ओरिजिन का रीजन जो हम स्लाइड में आपको दिख रहा है, इस रीजन में हमें स्पष्ट तौर पर दिख इस तरह से सीमेंट्री एच का भी एविडेंस एक देखने को मिलता है, जिसमें अस्थियों को गाड़ने के प्रमाण मिलते हैं। ये सीमेंट्री एच हड़प्पा के अंतिम फेज के मिलते हैं, शुरुआती नहीं। वहां पर भी अस्थियों को जला करके बची हुई अस्थियों को दफनाने का एविडेंस मिला है। जो जली हुई अस्थियां उसको दफनाया गया। और जबकि इसी तरह की प्रथा जो किसकी? दाह संस्कार की 4000 बीसी के आसपास 3 रीजन में सबसे ज्यादा फेमस थी। एक था पोलैंड, दूसरा था जर्मनी, तीसरा था यूरोप का पूर्वी भाग, और इराक भी हम कह सकते हैं, वहां पर इस तरह का था। और बाद में इसी तरह से मिलती जुलती प्रथा हमें कजाकिस्तान के रीजन में भी देखने को मिलनी शुरू हुई, और वो बाद में आकर के हमें इंडस सिविलाइजेशन के लास्ट में और वैदिक एज में हमें प्रचलित अवस्था में देखना शुरू हो जाती है। तो हम ये कह लेते हैं कि इसके मतलब जो है आर्यंस का मूल स्थान तो ये क्षेत्र नहीं होगा। ये चीजें इससे लिंकअप होती हैं। अग्नि पूजा को अभी हमने कहा था कि अग्नि पूजा भी हम डिस्कस करेंगे। अग्नि पूजा के सबसे ज्यादा प्रमाण जो है इंडो आर्यंस और इंडो ईरानियंस में मिलते हैं। अवस्था में हमें जो है अग्नि पूजा का प्रमाण मिलता है, और अग्नि पूजा का जो प्रमाण हमें वहां पर देखने को मिला है उसके आधार पर हम ये अनुमान लगाते हैं कि अग्नि पूजा की प्रथा आर्यों के माध्यम से यहां पर पहुंची, और यहां पर आर्यीकरण जो है इस तरह से हुआ। और जो भारत में अग्नि पूजा के इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो हम एविडेंस देख रहे थे, चाहे वो लोथल में देखा है या फिर कालीबंगा में, उसको हम स्पष्ट तौर पर उस अग्नि पूजा से रिलेट नहीं कर सकते जिस तरह के आर्यों में या ईरानियों में उस समय प्रथा प्रचलित थी। इसी तरह से 4000 और 3050 के बीच 500 के आसपास साउथ यूक्रेन के रीजन में भी अग्नि पूजा के प्रमाण मिलता है। साउथ यूक्रेन के रीजन में हमें 4000 और 3500 बीसी के आसपास अग्नि पूजा का प्रमाण मिल रहा है। ये भी जो है क्या कहते हैं हमारे लिंकअप आर्यंस के साथ ही होता है। मतलब आर्यों का भारत के साथ लिंकअप नहीं होता है,
हम वही चीजें हैं, जब भी आप लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस का फ्रेम आउट करेंगे यदि इससे रिलेटेड होगा तो ये सारे पॉइंट्स आपके माइंड में क्लिक करने चाहिए। और यदि आप ये पॉइंट्स में बेसिक से पॉइंट्स, जैसे कि घोड़े हैं, रथ है, आरेदार पहिया है, भारत में अस्थियों का है, उसके घोड़े की अस्थियों का प्रमाण है, और अग्नि पूजा है, या फिर जो है दाह संस्कार है, ये पॉइंट्स यदि आपको याद आएंगे तो जितने हम पॉइंट्स बोल रहे हैं उसमें से यदि आपको 50% भी माइंड में रहेगा तो आसानी से क्वेश्चन का फ्रेम आउट जो है इलेबरेट हो जाएगा। तो ये चीज इससे लिंकअप नहीं होता। नेक्स्ट आते हैं पशु बलि पर। पशु बलि की प्रथा सिंधु घाटी सभ्यता में यदि हम देखते हैं तो सीमित दिखी है, वहां पर दिखे हैं सील जो हमें मिली है, तो वहां पर एक बकरे को खींचते हुए इस तरह से चित्र अंकित हुआ दिखता है, जो है जिसमें हम मानते हैं कि संभवतः ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बलि देते रहे। लेकिन जिस तरह से दूसरे पशुओं की बलि देने की बात है उस तरह का एविडेंस हमें सिंधु घाटी सभ्यता में, लेकिन आर्यों में यह प्रचलित थी। आज भी यदि आप देखें तो द्रविड़ भाषा के लोग, दक्षिण में जो द्रविड़ भाषा के गोंड जनजाति के लोग हैं, वो लोग भी जो है पशुपालन का उद्देश्य अलग होता है उनका। पशुपालन का उद्देश्य दूध प्राप्त करना नहीं होता उनका। वो ये कहते हैं कि किसी भी पशु के दूध पर उसके बछड़े, यदि मान लीजिए गाय की बात करें तो गाय के दूध पर उसके बछड़े का अधिकार ज्यादा होता है, इसलिए बछड़े को वो दूध मिलना चाहिए। और वो अपना दावा, इसके मतलब ये बछड़े के लिए दूध की बात करते हैं तो इसके मतलब वो लोग जो है उसके मांस को खाते थे। मतलब जो है पशु बलि जैसी प्रथा जो है उस तरह समय द्रविड़ जाति में जो है, द्रविडियंस में, गोंड जनजाति में हमें देखना पड़ता है। और सेम इसी तरह से आर्यंस में भी जो है पशु बलि की प्रथा थी। यूक्रेन और दक्षिण रूस की कब्रों में जो 4000 और 3000 बीसी के लगभग है, उसमें हमें अस्थियों के, पशुओं की अस्थियों के दफनाने की एविडेंस देखने को मिलता है। अंतिम संस्कार में भी जानवरों को दफनाने की एविडेंस वहां पर मिले हैं। आप कह सकते हैं कि अंतिम संस्कार में दफनाने की एविडेंस तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी मिलता है, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो एविडेंस मिलते हैं वो किस तरह के एनिमल्स हैं, कुत्ते वगैरह को दफनाने का एविडेंस है। लेकिन यहां पर जो है बड़े जानवरों को, गाय वगैरह को भी जो दफनाने का एविडेंस मिला है। पशु की बलि के एविडेंस देखने को मिलते हैं, जो कर्मकांड थे उसमें जो है देखने को मिलते हैं। हमने अभी कहा था जैसे कि अश्वमेध यज्ञ का एविडेंस दिया था, जो है कि अश्वमेध यज्ञ में उस घोड़े की जो है बलि दी जाती थी। और ये बलि जो प्रथा थी वो कहीं ना कहीं मांसाहार को रिप्रेजेंट करता है, मांस को खाने का जो है प्रमाण एक देता है। एक और भी एग्जांपल आते हैं सोमरस के ऊपर। सोमरस की प्रथा जो है ये भी ईरान से जुड़ती है। ईरान और ईरान से ऊपर का क्षेत्र, ये सारा जो है अवेस्ता में स शब्द के लिए ह शब्द ज्यादा यूज किया गया है, इसलिए सोम के लिए जो है वहां पर होम शब्द का यूज किया गया है। अवेस्ता में ये नॉर्मल सा देखा गया है, स की जगह पर ह शब्द का यूज किया गया है, इसलिए हम ये कह लेते हैं कि ये जो होम शब्द यूज किया गया है ये संभवतः अवेस्ता का ऋग्वैदिक सोम से संबंधित है। और सोमरस, इसको ये माना जाता था अनुष्ठान के समय सोम रस का पान ये लोग किया करते थे, जबकि इस तरह के रस का उपयोग सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं दिखता। बहुत सीमित स्तर पर हम कह सकते हैं कहीं पर, वो भी हम इस तौर पर रखते हैं जो अर्धनवियर मिले हैं, छोटे जो बर्तन मिले हैं उसके बेस पर कहते हैं कि संभवतः इनमें कोई लिकर जैसा सिस्टम रहा होगा। लेकिन उस तरह का लिकर जिस तरह से यहाँ पर छोटे छोटे अनुष्ठान में भी जो है सोमरस की बात की गई है, तो इसका मतलब जो है सोमरस आर्यों के लिए जो है प्रचलित था। वो बाद में जाकर के जो है भारत में भी जो है प्रचलित हुआ। इस सोमरस का जो लिंकअप है एफड्रा एक पौधा है उसकी लकड़ी के साथ जोड़ा जाता है। कहते हैं कि इस तरह के तुर्कमेनिस्तान में इस तरह का एक तोगोलोक 21 नामक मंदिर के पास से इस तरह की लकड़ी प्राप्त की गई है, जिसका
फर्मेंटेशन के बाद जो इस तरह का रस वगैरह निकलता था जो है, जिसको एफ्ड्रा नाम दिया जाता है, उससे लिंक अप करते हैं कि संभवतः, और इस तरह का पौधा उस वेजिटेशन में था, इसलिए कह लेते हैं कि संभवतः ये उससे संबंधित। और सोमरस का अनुष्ठान में प्रयोग करना ऋग्वेद के दौरान की भी एक अपनी अलग स्पेशलिटी थी, अपनी अलग विशेषता थी। उसको लिंकअप ऋग्वेद में देखें तो ऋग्वेद में भी देखने को मिलता है कि मूजवंत पर्वत की तुलना जो है हिमालय की एक चोटी से की जाती है। हिमालय की एक चोटी है मूजवंत पर्वत, वहां से जो है किसी पौधे से विशेष रस निकाला जाता था, उस रस का पान जो है एज ए सोमरस के तौर पर किया जाता था। एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको जोड़ा जाता है। तो ये लिंकअप जो है धीरे धीरे जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन और आर्यंस के बीच को जो लिंक हो रहा है वो यहां से हो रहा है कि कैसे वो डिस्प्लेस हुए और आर्यीकरण यहां पर कैसे हुआ। आर्यों का भारत के क्षेत्र से सीधा लिंकअप ना होना ये स्पष्ट तौर पर यहां से दिखता है। एक लास्ट और बचता है, वो है स्वास्तिक सिंबल। आर्यत्व की पहचान के लिए भी जो है स्वास्तिक चिन्ह को जो है काफी महत्वपूर्ण रखा जाता है, जबकि स्वास्तिक का सबसे बड़ा दावा यदि हम देखें तो जर्मनी से जोड़ा जाता है। जर्मनी में नाजियों के द्वारा स्वास्तिक को बताया गया कि ये याद आर्यों का चिन्ह था जो है, और वहां से जर्मनी पहुंचा है। आर्य लोगों ने जो जर्मनी पहुंचाया, और इसलिए जो है एक ये सिंबल जो है आर्यों के साथ जोड़ा जाता है, जो काफी हद तक बाद में आप देखेंगे ईरान के क्षेत्र में भी, एलम के क्षेत्र में भी। एलम के क्षेत्र में शाही ट्रंप शासक के समय में स्वास्तिक का सिंबल काफी प्रचलित हुआ, और वहां से धीरे धीरे जो है वो भारत में भी जो है वो ऋग्वैदिक सभ्यता के साथ स्थापित ज्यादा हुआ। और सबसे लास्ट आते हैं मिड एशिया से प्रसारण के ऊपर, जो साइंटिफिक बेस पर कह सकते हैं। जूलॉजी के साइंटिस्टों के द्वारा जो है, जीव विज्ञान के साइंटिस्टों के द्वारा डीएनए स्ट्रक्चर के तौर पर इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है कि भारतीय आर्यों का संबंध मिड एशिया से ज्यादा था। उन्होंने मिड एशिया में लगभग 6000 बीसी के आसपास की जो अस्थियां वगैरह वहां पर देखने को मिली हैं, उनके डीएनए स्ट्रक्चर्स के तौर पर उसमें एक नाम दिया है M17। इस M17 का जो करेक्टर है डीएनए का, ये दिल्ली में हिंदी भाषी लोगों का उन्होंने डीएनए स्ट्रक्चर के साथ लिंकअप किया तो देखा कि लगभग 35% नागरिकों में इस तरह का M17 जीन करेक्टर पाया जाता है। और सेम इसी तरह का जीन्स करेक्टर जो है मिड एशिया में 40% लोगों में अभी भी पाया जाता है। और सेम इसी तरह का करेक्टर यदि साउथ इंडिया की तरफ देखें तो 10% के लोगों में पाया जाता है। 40% मध्य एशिया में पाया जाना, 35% दिल्ली के क्षेत्र में पाया जाना, 10% द्रविड़ के क्षेत्र में पाया जाना दक्षिण भारत में। ये सीधा सीधा रिफ्लेक्ट करता है कि मिड एशिया के क्षेत्र से ही जो है आर्यों का मूवमेंट हुआ होगा। ये सारे जो है 7-8 पॉइंट्स थे जो हमारे आर्यों की पहचान से रिलेटेड थे। आते हैं अब हम स्पष्ट कंक्लूजन की तरफ जो है, कंक्लूजन की तरफ क्या कि अब इनको हम 3-4 क्षेत्र की तरफ जो है जोड़ते हैं। सबसे पहले अब इनको जोड़ते हैं यूरोपियन ओरिजिन से, कि आर्यों का संबंध यूरोप से था या किस तरफ से था। इन सब से 3-4 क्षेत्र हैं जिनसे हम इनको लिंकअप करेंगे। जो शुरुआती तौर पर आर्यंस हैं, उनके जो एनिमल्स के साथ पहचान है, चाहे वो बकरी के साथ है या डॉग के साथ है या पिग के साथ है या काऊ के साथ है या हॉर्स के साथ है, या जो वेजिटेशन है, चाहे पाइन है, मैपल है, ओक है, इस तरह के जो पौधे मिलते हैं, ये सारा का सारा जो है हमें यूरोप के रीजन में देखने को मिलता है।
और ये यूरोप में पाया जाना और इनका डिस्क्रिप्शंस वैदिक लिटरेचर में पाया जाना, इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसके मतलब आर्यों का संबंध संभवतः यूरोप के क्षेत्र से था। प्रोफेसर गाइल्स हैं, इसको बाल्कन कंट्रीज के साथ रिलेट करते हैं कि बाल्कन्स का रीजन जो था वो आर्यंस का था, और ये बाल्कन्स का रीजन वहां की फ्लोरा और फौना, जीव जंतुओं का पाया जाना, वहां के जो भी हैं एनिमल्स का, ये सारी कुछ सिमिट्री जो है यूरोपियंस के साथ जोड़ते हैं। प्रोफेसर हिस्ट हैं, वो इनको लिथुआनिया यूरोप के साथ में जोड़ते हैं, जो काकेकस के रीजन में कह सकते हैं। उनका ये कहना है कि ये लोग जो है लिथुआनिया के क्षेत्र के रहने वाले थे, और वहां से ये फिर पंजाब की तरफ आए और उसके बाद बढ़ते हुए भारत की तरफ पहुंचे, इंटरनल पार्ट में आए और वहीं से ये ईरान इराक की तरफ से होते हुए पहुंचे, और जिसका डिस्क्रिप्शन हम बोगज कोई इंस्क्रिप्शन और तेले अमरना इंस्क्रिप्शन, इन दोनों में हम देखने को मिलते हैं जो एशिया के क्षेत्र में मिलते हैं। ये दोनों ऐसे लिंकअप हैं जो हिस्ट के द्वारा जो है जिसको प्रूव किए जाते हैं, जिसके बेस पर ये मानते हैं कि ये संभवतः जो है इस रीजन के रहने वाले थे। नेक्स्ट आते हैं माइग्रेशन फ्रॉम साउथ रसिया। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो साउथ रसिया के रीजन से मानते हैं, खासतौर पर किर्गिज स्टेप्स का क्षेत्र, क्योंकि किर्गिज और स्टेप्स की जो वेजिटेशन है वो काफी कुछ आर्यन से वहां की भी मिलती जुलती है। क्योंकि सिर्फ जो अभी हमने कहा यूरोपियंस का या वो चीज, सिर्फ वेजिटेशन और एनिमल हस्बेंड्री के बेस पर हम किसी भी सिविलाइजेशन के या किन्हीं भी लोगों का हम उस क्षेत्र से एक आधार अकेला नहीं माना जा सकता। इसलिए लोग ब्रैंडेस्टीन है जैसे इतिहासकार, वो ये कह लेते हैं कि नहीं, ये इस तरह की तो जो है क्या कहते हैं साउथ रसिया के काकेकस रीजन में भी मिलता है, तो वो किर्गिज रीजन में, तो वहां से भी इनको लिंकअप वो कर लेते हैं। साउथ रसिया को उनका होम मानने वाले जो ब्रैंडेस्टीन है, वो भी इसी तौर पर जो है वेजिटेशन के तौर पर ही उसको डिफाइन करते हैं कि ये संभवतः इसी से संबंधित, और वहां से ये माइग्रेट करके इधर आए। एक और भी थिंकर की हम बात कर सकते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं तिलक साहब, बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने आर्यंस को नॉर्थ पोल से संबंधित माना है, क्योंकि नॉर्थ पोल के रीजन में ऐसा क्षेत्र है जहां पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात जैसी घटना है, और हमें वैदिक लिटरेचर ऐसी कई मिलती हैं जिसमें हम 6 महीने दिन 6 महीने रात जैसे क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। तो तिलक साहब ये कहते हैं कि संभवतः आर्यंस उत्तरी ध्रुव प्रदेश के रहे हों। लेकिन उत्तरी ध्रुव प्रदेश इसलिए सही नहीं मिलता क्योंकि इसका डिस्क्रिप्शन सिर्फ हमें जो है लिटरेचर सोर्स है, लिटरेचर सोर्स के अलावा हमें कहीं पर कोई भी डिस्क्रिप्शन ऐसा नहीं मिलता जो आर्यंस का। आप जितनी भी आगे डिस्क्रिप्शंस देखेंगे, चाहे जितने भी रिलीजन को देखेंगे, आप यदि इतिहास उठा के देखेंगे तो शुरुआती तौर पर सबका जो है आर्यों से ही जो है दिखता है लिंक। हाँ, यही आर्यंस जो है मूर्ति पूजक के तौर पर जहां भी रहे, चाहे हम ईरान इराक के क्षेत्र में कहें, जो बाद में जो है कन्वर्ट हुए, या जिस तरह से मूर्ति पूजा को खत्म किया गया जो है, वो धार्मिक विसंगतियों को दूर करने के लिए जो है समय के साथ उसमें चेंज हुआ। लेकिन सभी यदि मूल तौर पर देखे जाएं तो लिंकअप जो है वो आर्यों से ही होते हैं। महाभारत में भी एक इस तरह से सुमेर पर्वत का उल्लेख मिलता है, जिस पर कहा गया है कि 6 महीने दिन 6 महीने रात होती थी, जिसके बेस पर भी जो है वो तिलक साहब ने अनुमान लगा रखा है कि आर्य लोग जो है
उत्तरी ध्रुव प्रदेश के तरफ। कुछ इतिहासकार हैं जो इसको भारत से भी संबंधित मानते हैं, लेकिन भारत से संबंधित ऐसे एविडेंस पर्याप्त नहीं है जिसके तौर पर हम ये कह सकें कि आर्य लोग जो है भारत के रहने वाले थे और भारत से मूव करके और कहीं गए। क्योंकि इतने सारे हमने एविडेंस दे लिए, उन सारे प्रमाणों से आप स्पष्ट तौर पर समझ सकते हैं कि आर्य लोग भारत के तो बिल्कुल नहीं थे। आर्य लोग कहीं ना कहीं मिड एशिया, ईरान, अनातोलिया, उस रीजन से मूव करके ही यहाँ पर आए थे। हाँ, ये है कि भारत में आर्यों का क्षेत्र की यदि हम बात करें तो हम सिंपल सा ये कह सकते हैं कि ऋग्वेद में जिस हमें सप्त सिंधु का उल्लेख मिलता है, 7 रिवर्स का, वो क्षेत्र यही था जो सिंधु नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज नदी की बात करते हैं। इसी के साथ साथ जो है पंजाब के रीजन में जो है, पंजाब आप जानते हैं 5 नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र जो है वो पंजाब कहलाया था, और वो भी क्षेत्र जो है हमें नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस ऑफ इंडिया दिखता है। लेकिन जो फ्लोरा और फौना हमें आर्यंस की दिखती है वो स्पष्ट तौर पर पंजाब के रीजन की देखने को नहीं मिलती। जो एनिमल हस्बेंड्री में हमें देखने के मिले हैं वो भी नहीं मिलते। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि आर्य जो है भारत से उधर माइग्रेट किए, बल्कि ये जरूर लगता है कि जिस तरह से फर्टाइल लैंड पंजाब वगैरह की है, तो अवश्य आर्यंस दूसरे क्षेत्र से इस उपजाऊ क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए होंगे। और भी एक चीज हम कहते हैं, जो आर्यों की सिमिट्री हम अदर से जोड़ रहे हैं। आर्यों का यदि हम संस्कृत वगैरह में देखें, इसके अलावा अदर जो भाषाएं हैं, आप उस समय की जैसे कि इंडो यूरोपियन के साथ में हमने कहा था कि उससे निकली हुई भाषाओं में, चाहे आप लैटिन की बात करें, चाहे इंग्लिश की बात करें या पारसी की बात करें, इनमें जो शब्द हैं वो कहीं ना कहीं संस्कृत के शब्दों से भी जो है लिंकअप होते हैं। जो संस्कृत के शब्द आर्यों की एक शुद्ध भाषा के तौर पर संस्कृत को मानते हैं, जिसको अभिजाति वर्ग की भाषा भी माना जाता था। आप पारसी में पिदर, मादेर, लैटिन में पैटर, मैटर, इंग्लिश में फादर, मदर, ये शब्द देखते हैं, और संस्कृत में यही शब्द पितृ और मातृ के तौर पर मिलता है। ये काफी कुछ सिमिलर है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के सिमिलर हैं। इसलिए वही कह सकते हैं इंडो यूरोपियंस के लोग जो आगे इधर आए, भारत की तरफ आर्यीकरण किया, इधर भी जो है संस्कृत वगैरह डेवलप हुई उससे, और वही क्षेत्र जो उधर गए आपके जर्मनी की तरफ, डेन्यूब और वोल्गा रिवर की तरफ जो लोग मूव करके गए, वहां पर भी लैटिन और ग्रीक वगैरह जो डेवलप हुई, इंग्लिश वगैरह जो डेवलप हुई, इनकी भाषा में जो सिमेट्री है वो कहीं ना कहीं इस चीज को दिखाती है कि ये आर्यंस मिड एशिया से भारत की तरफ आए और मिड एशिया से ही ये यूरोप की तरफ गए, वेस्टर्न यूरोप की तरफ, और दोनों तरफ जो है इन्हीं की तरफ से गए। ये सारी चीजें जो है इनकी इंडियन ओरिजिन की बात होती है। इंडियन ओरिजिन के कॉन्सेप्ट में और भी हम कंटिन्यू कह सकते हैं, कुछ चीजें और भी हम कह सकते हैं, जैसे कि इनकी लैंग्वेज के साथ साथ जो सिमेट्री मिलती है वो हमें इनके वर्शिप वगैरह को लेकर के मिलती है। यूरोप और एशिया का कई हिस्सा जो है जहां पर आर्यंस माइग्रेट हुए थे, उनकी पूजा की विधि विधान भी जो है काफी कुछ सेम थे। आगे और समय की परिस्थिति के साथ लोगों ने बदल लिए, वो बात दूसरी है, लेकिन शुरुआती दौर में हम जिस बीसी की दौर की बात कर रहे हैं वहां तो और भी कुछ हमें दिखता ही नहीं है। उस समय हमें और कोई भी धर्म इस तरह के रिलीजियस वो नहीं दिखते, सबके कॉमन दिखते हैं। और इंडो ईरानियन जो वर्शिप की कल्चर थी जो है वो हमें इंडिया में भी देखने को मिली, जिसके लिए अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था बोगज कोई इंस्क्रिप्शन की बात की थी, जो वो सेम मिली है। ऋग्वेद में जो लैंग्वेज है और इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, उसको भी हमने सेम कहा, और जो भी इसमें पूजा विधि विधान जो दिए गए, चाहे अग्नि के हैं, वरुण के हैं, इंद्र के हैं, उसमें भी हमें सिमिट्री देखने को मिली। इन सब के बेस पर जो है हम इसको
मध्य एशिया के साथ इसको जोड़ लेते हैं। आपको स्लाइड में एक सिंपल सा जो है एक टेबल भी दिख रही है, किसने कहां से कैसे लिंक अप किया है। जैसे कि मैक्स मूलर हैं, ये आर्यों को सेंट्रल एशिया से मानते हैं। बीजी तिलक हैं, ये आर्कटिक रीजन से मानते हैं। एसी दास हैं, ये सप्त सिंधु और पंजाब से रीजन से मानते हैं। लेकिन एसी दास के रीजन को नॉर्मली जो है सभी इतिहासकारों ने इसको जो है नहीं माना है। स्वामी दयानंद सरस्वती ये तिब्बत के रीजन से मानते हैं। नेहरिंग है, ये साउथ रसिया से मानते हैं। पोकोर्नी है, ये वाइड एरिया लोकेटेड रसिया बिटवीन वेजर एंड विस्चुला का रीजन जो था इसमें मानते हैं। ब्रांडस्टाइन है, ये किर्गिज स्टेप्स के मानते हैं। और भी इसी तरह से हमने इसमें मेंशन कर रखा है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो ये तो सिंपल सा जो है आर्यों के नेचर का था, भारत के आर्यीकरण की स्टेप्स का था। इन सब को पढ़ने के बाद आप स्पष्ट तौर पर समझ गए होंगे कि हम लोग कहां से हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि यदि इस इतिहास को पढ़ने के बाद हम आप जो है मिड एशिया पर भी अपना दावा कर सकते हैं कि वो भी है, हमें हिस्सा मिलना चाहिए। खैर, आगे आता है। अब अगला हमारा जो आज के एजेंडे में था वो है वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर क्योंकि हमें आगे ऋग्वैदिक एज और पोस्ट वैदिक एज करना है। ऋग्वैदिक एज और पोस्ट वैदिक एज को समझने के लिए जो है हमें वैदिक लिटरेचर का समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास जो भी सोर्सेस हैं वो वैदिक लिटरेचर पर ही हैं। इसलिए हम वैदिक साहित्य को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम वेदा शब्द की यूज करें। वेद, वेद का मतलब होता है नॉलेज या ज्ञान। और आप जानते हैं कि शुरुआती दौर में जो ये वेद हम देखते हैं, आज जो आप देख रहे हैं, ये वेद लिखे नहीं गए थे, ये मेमोराइज होते थे। ऋषि अपने शिष्यों को लर्न करा देते थे, शिष्य आगे जब अपना उनका शिष्य होता था उसको लर्न करा देते थे। इस तरह से ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वेद जो है जाते रहे। वेदों का नॉर्मल तौर पर जो कंपाइलेशन वगैरह की बात कहते हैं, शुरुआती तौर पर तो मेमोराइज हुए, बाद में ये 600 बीसी और 1800 बीसी के आसपास के इसी के रीजन में धीरे धीरे इनका जो है थोड़ा थोड़ा जो है प्रोबेबल जो है ऑथर्ड ड्यूरिंग जो है 1800 बीसी एंड 600 बीसी के आसपास। और इन्हीं को ही हम वेदों को ही हम संहिता भी कह लेते हैं। संहिता। और इन संहिता में सबसे पहले हम बात करें तो ऋग्वेद की कर सकते हैं। और ऋग्वेद में एक सेकेंड, अराउंड जो है इसका भी कंपाइलेशन 1500 से लेकर के 1000 बीसी के बीच में माना जाता है। और इस वैदिक एज में मतलब जो ऋग्वेद का दौरान जो सभ्यता डेवलप हुई या जिस दौर को डेवलप हुआ उसी को हम अर्ली वैदिक एज या फिर ऋग्वैदिक एज कहते हैं। ऋग जो शब्द है, ये सिंपल सा, इस शब्द की जो है शाब्दिक मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है प्रेज। और इसमें किसी न किसी देवता जो भी थे उस समय के, जो देवता देवी देवता वगैरह जो थे, गॉड या गॉडेस, उनकी प्रेज या प्रार्थना की गई है। और इससे संबंधित लगभग 10,580 के लगभग जो है हमें ऋग्वेद में जो है श्लोक वगैरह, ऋचा वगैरह इस तरह से देखने को मिलती है। 1028 इसमें सूक्त हैं, मंडल 10 हैं, ये आपको पता ही है। और इसी के तीसरे मंडल में
हमें सबसे पहले जो है गायत्री मंत्र का जो है डिस्क्रिप्शंस मिलता है, और जो आप जानते हैं कि गायत्री मंत्र डेडिकेट टू जो है सावित्री देवी, शन के लिए जो है, सूर्य के लिए जो है सवित्री के रूप में उसकी जो है पूजा के लिए जो है उसको समर्पित किया गया। ऋग्वेद के दूसरे से लेकर के 7वें मंडल को आप जानते हैं कि किसी न किसी ऋषियों द्वारा जो है उसको संकलित किया गया है, इसलिए उसको हम ऋषि मंडल का भी नाम दे लेते हैं, क्योंकि किसी न किसी, चाहे वो अत्रि ऋषि हैं, भरद्वाज हैं, अगस्त हैं, वशिष्ठ हैं, इनके द्वारा लिखे गए हैं, इसलिए उसको हम ये भी नाम दे लेते हैं। इसी तरह से 10वें मंडल में आप जानते हैं एक पुरुष सूक्त है। इस पुरुष सूक्त में हमें सबसे पहली बार जो है वर्ण सिस्टम का भी एविडेंस देखने को मिलता है। वर्ण सिस्टम मतलब वर्ण प्रथा। वर्ण प्रथा आप जानते ही हैं, जो कर्म के आधार पर आधारित थी। जिस तरह का कर्म करते थे उसी के आधार पर जो है वर्ण निर्धारित होती थी। ये वर्ण सिस्टम हमें 10वें मंडल में सबसे पहली बार जो है ऋग्वेद में देखने को मिला, और इसी में यह भी निर्धारित किया हुआ दिखता है एक जगह पर कि एक ही परिवार में अलग अलग वर्ण के लोगों के भी रहने के एविडेंस हमें देखने को मिल जाता है। आप जानते ही हैं कि ऋग्वेद को पढ़ने वाला जो पंडित होता था उसे होत्रा कहते थे, और कई चीजें अभी तक हमने जो एविडेंस आपको वेस्टर्न या सेंट्रल एशिया से जो लिंकअप कर रहे थे, ईरान के साथ जंदा अवस्था के साथ हमने लिंकअप किया था, हम ये कह सकते हैं कई चीजें ऐसी हैं जो ऋग्वेद की और जंदा अवस्था की दोनों की एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हुई हैं। दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इसी कारण से इंडो ईरानियन और इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की हमने सिमिट्री रखी थी। नेक्स्ट आते हैं सामवेद की बात करें। लगभग इसमें 1549 सूक्त हैं जो है, आप जानते ही हैं। सामवेद सारेगामा से रिलेटेड, मतलब ये सॉन्ग को समर्पित है। खास तौर पर जो ऋग्वेद के ज्यादातर श्लोक इसमें जो भी आए हुए हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं, वहीं के हैं। इसके यदि अपने सिर्फ कहना चाहेंगे तो सिर्फ जो है 75 इसके अलग से हैं, और सारे के यजुर्वेद में हम 2 ब्राह्मणों को रखते हैं। एक को हम कहते हैं तैत्रीय ब्राह्मण, दूसरा कहते हैं शतपथ ब्राह्मण। तैत्रीय ब्राह्मण ये कृष्ण यजुर्वेद का है, क्योंकि यजुर्वेद के हमने 2 भाग बताए थे, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तैत्रीय ब्राह्मण जो है कृष्ण यजुर्वेद का है, और शतपथ ब्राह्मण जो है शुक्ल यजुर्वेद का है। और शतपथ ब्राह्मण का इंपॉर्टेंस हिस्टोरिकल ज्यादा है, ऐतिहासिक डिस्क्रिप्शन हमें शतपथ ब्राह्मण में ज्यादा मिला। इस तरह से हमने ब्राह्मण ग्रंथों में ऋग्वेद के 2 बताए, ऐत्रेय एंड कौशिक की। ऐत्रेय को पंचिका भी कहा जाता है, महिदास ऐत्रेय ने लिखा हुआ है, और कौशिक की ब्राह्मण को जो है शांखायन ब्राह्मण भी कहा जाता है। सामवेद को 4 ब्राह्मण मिलते हैं। 4 ब्राह्मण हैं, पंचविश, षड्विश, जैमिनी और छांदोग्य। और यजुर्वेद में तैत्रीय और शतपथ हमने कहा। इसके पहले हमने वेदा किया था, जो है वेद में हमने ऋग्वेद की पहले बता दिया था, ऋग्वेद के बाद सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ब्राह्मण्स के बाद जो दूसरे इंपॉर्टेंट हैं उनका नाम है अरण्यक। अरण्यक संस्कृत शब्द अरण्य से बना है। अरण्य का मतलब होता है जंगल, जंगल का मतलब फॉरेस्ट। जो जंगलों में हर्मिट्स कह सकते हैं, जो साधु संत वगैरह रहते थे, ऋषि वगैरह जो रहते थे, उनके और उनके ऋषियों द्वारा जो वेदों के ऊपर लिखा गया है उसको हम अरण्यक कहते हैं। यहां पर जो है स्पिरिचुअलिटी के ऊपर जो है अरण्यक जो है स्पिरिचुअलिटी के तौर पर हम कह सकते हैं। और एक तौर पर हम अरण्यक को कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि ब्राह्मण्स जो थे, ब्राह्मण ग्रंथ जो थे और उपनिषद थे, उनके बीच में ये ब्रिज का काम करते हैं, उनको समझने में ये माध्यम का काम करते हैं। और यहां पर भी उसी तरह से है। एक चीज और भी हमने ब्राह्मण में एक छूट गया था, अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है
उसका नाम गोपथ ब्राह्मण। यहां पर अरण्यक भी जो है सभी के अपने अपने अरण्यक हैं। जैसे ऋग्वेद का हम वही ऐत्रेय एंड कौशिकी के नाम से ऐत्रेय अरण्यक और कौशिकी अरण्यक, वहां पर ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण था, बस नाम यहाँ पर अरण्य का और आगे जुड़ जाएगा। सामवेद के जैमिनी और छांदोग्य और यजुर्वेद में तैत्रीय अरण्यक, लेकिन अथर्ववेद का कोई भी अरण्यक नहीं है। अरण्यक के बाद यदि हम आगे आते हैं, उपनिषद की बात कर सकते हैं। उपनिषदों को हम वेदांत कह सकते हैं, वेदों का अंत कह सकते हैं, लास्ट फेज ऑफ द वैदिक लिटरेचर। और उपनिषद में क्या है, फिलोसफिकल डिस्क्रिप्शन है जो है, यहां पर जो है दार्शनिक व्याख्या दी गई है वेदों की जो है, और इसमें आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मन, इन सबको डिस्क्रिप्शन दिया गया है। और यहां तक कि हम कह सकते हैं कि उपनिषद में हमें थ्योरी ऑफ कर्मा, कर्म का सिद्धांत भी देखने को मिलना शुरू हो जाता है। फिलोसफिकल डिस्क्रिप्शन है, कर्म के सिद्धांत की बात कही गई है, आत्मा और परमात्मा की बात की गई है, ब्रह्म की बात की गई है। तो इसी आधार पर हम ये कह सकते हैं उपनिषद में ज्ञान का पाथ ऑफ नॉलेज, ज्ञान मार्ग को जो है दर्शाया गया है। उपनिषद में ज्ञान मार्ग जो है इस दिखता है। ये सारी चीजें तो बेसिक सी उपनिषद के जो फीचर्स हैं वो हैं। और शाब्दिक अर्थ पर यदि हम उपनिषद पर आए तो ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, उप प्लस निषद। उप मतलब होता है समीप, निषद मतलब बैठकर। ऋषियों के समीप बैठ करके जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं उन्हीं को उपनिषद कहा गया है। इंपॉर्टेंट यदि उपनिषदों में आप कहना चाहें तो कठ उपनिषद है, काठक है, मांडुक्य है, मुंडक है, प्रश्न है, ईश है, बृहदारण्यक है, छांदोग्य है, प्रश्नोपनिषद है, बहुत सारे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट के तौर पर इन्हीं को रखा जाता है। यदि आप सिंपल सा यदि आप कहना चाहें तो कठ उपनिषद में, जैसे कि आप जानते हैं, कन्वर्सेशन, यम और नचिकेता वगैरह के डिस्क्रिप्शन जो है, ये सारी चीजें हमें कठ उपनिषद में मिल जाता है। मुंडक उपनिषद का आपको पता ही है कि शतमेव जयते वगैरह मिलता है। छांदोग्य उपनिषद है जिसमें हमें कृष्ण और बलराम वगैरह के बारे में डिस्क्रिप्शन मिल जाता है। कठ उपनिषद में ही जो है हमें 24 बैलों के द्वारा रथ खींचने वगैरह के एविडेंस भी देखने को मिल जाते हैं। ये इस तरह के जो है हमें उपनिषद का हिस्टोरिकल एविडेंस भी है, कि मतलब ऐतिहासिक भी प्रमाण हमें उसमें मिल जाता है। और सबसे लास्ट में हम आते हैं वेदांग। वेदांग का मतलब यह है कि वेद को समझने के लिए जो माध्यम होते हैं उनको वेदांग कहते हैं। वेदों को समझने का माध्यम वेदांग, क्योंकि वेदों को समझने के लिए कुछ चीजें बेसिक तौर पर पता होगा, जैसे ग्रामेटिकल पार्ट है या उसकी रिचुअल्स वगैरह हैं, तो फिर उसको आसानी से, इसलिए जो है वेदांग को, और वेदांगों का कंपाइलेशन जो है सूत्र एज में हुआ है। सूत्र एज कहने का मतलब वैदिक एज के खत्म होने के बाद 600 बीसी के बाद के क्षेत्र फेज में वेदांग को कंपाइलेशन किया गया। सूत्र लिटरेचर भी इसको कह सकता है। और 6 तरह के जो है वेदांगों में 6 को रखा जाता है, 6 हैं, 6 हैं। जैसे कि हम शिक्षा की बात कर सकते हैं, कल्प की बात कर सकते हैं, व्याकरण की बात कर सकते हैं, निरुक्त की बात कर सकते हैं, छंद की बात कर सकते हैं और ज्योतिष की बात कर सकते हैं। शिक्षा की यदि बात करें, ये फोनेटिक्स ऑफ साइंस एंड पंक्चुएशंस, मतलब जो उच्चारण है उसका किस तरह के फोनेटिक्स होना चाहिए, कहां पर विराम लगना चाहिए, कहां पर नहीं लगना चाहिए, ये सारी चीजें जो है वो शिक्षा के थ्रू जो है डिस्क्रिप्शंस मिलता है। सेरेमोनीज, रिचुअल्स वगैरह ये कल्प में हमें मिलती हैं, किस तरह से क्या अनुष्ठान हमें करना है, किस तरह की प्रथा रखनी है, वो चीजें। ग्रामेटिकल तौर पर जो है शुद्ध उच्चारण के लिए जो है व्याकरण का जो है पार्ट रखा गया है। निरुक्त, ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, जो वर्ड्स जो निकल करके आए हैं उनकी ओरिजिन, इटमोलॉजी के ऊपर जो है डिस्क्रिप्शन मिलता है। छंद, रूल्स, पोएट्रिक कंपोजिशन, किस तरह से उसमें रिदम्स होंगी, वो सारी चीजें। और ज्योतिष, एस्ट्रोनॉमी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये वेदांगा है। तो वेदांग
हमने अभी वैदिक लिटरेचर में 5-6 चीजों को रखा। एक तो वेद को रखा, ब्राह्मण ग्रंथ रखा, उपनिषद रखा, आरण्यक रखा और वेदांत। इसके अलावा जो है स्मृति और पुराण। स्मृति और पुराण का जो फेज होगा वो इसके बाद का फेज होता है। वो ज्यादातर उनका कंपाइलेशन जो है मौर्योत्तर काल के बाद होता है, इसलिए हम उसको वैदिक लिटरेचर के पास ना रख करके आगे जो है जहां पर जिस फेज को डिस्क्रिप्शन होगा वहां पर हम उसको डिस्कस करेंगे। इस तरह से आज के सेशन में हमने अपकमिंग ऑफ यूरोपियंस और वैदिक लिटरेचर जो आज हमारे एजेंडे में थे उनको हमने कंप्लीट किया है। अब कल के सेशन में हम ऋग वैदिक एज और पोस्ट वैदिक एज का सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इन चारों एस्पेक्ट्स पर डिस्कस करेंगे। आप इसको रिपीट के लिए जो है पढ़ते रहिएगा, जो है यूट्यूब चैनल पर भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा आज का लेक्चर जो है पूरी तरह से फेसबुक पर भी पड़ा हुआ है, वहां से भी जो है आप देख सकते हैं। आपके जो यूट्यूब पर होगा शायद 1-2 सेशन जो है इसमें रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है, इसलिए वो चीज नहीं होगा, लेकिन फेसबुक पर पूरा सेशन कंप्लीट है। बस इतना ही है। इसके बाद आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।